नववीं सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सबका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने फ्रांसीसी समाज के बिंदु का अध्ययन किया था, जिसमें हमने फ्रांसीसी समाज के 3 स्तर, जिनको हम कहते हैं एस्टेट, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट का अध्ययन किया था। एस्टेट का मतलब बताया था समाज का स्तर। ठीक है, आज हम फ्रांसीसी समाज के आगे के बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है एस्टेटस जनरल, जिसको हम कहते हैं प्रतिनिधि सभा। ये प्रतिनिधि सभा फ्रांसीसी राजनीतिक व्यवस्था की एक संस्था है, जिसका प्रयोग सम्राट के द्वारा और फ्रांसीसी समाज के 3 स्तर के द्वारा किया जाता है। तो इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यह एक सरकारी संस्था है, यानी प्रतिनिधि सभा को सरकारी संस्था कहते हैं, जिसमें 3 एस्टेट यानी स्तर, यहां पे हम इसको स्तर करेंगे। 3 एस्टेट, जिसमें प्रथम एस्टेट के अंदर पादरी वर्ग के लोग होते हैं, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, धनवान होते हैं। और तृतीय एस्टेट, जिसमें वकील और व्यवसायी व्यापारी लोग होते हैं, साथ में किसान और मजदूर जैसे गरीब लोग भी होते हैं। ये तृतीय एस्टेट में आते हैं। इस प्रकार से ये 3 एस्टेट के लोग जो होते हैं, इस सरकारी संस्था यानी प्रतिनिधि सभा के सदस्य होते हैं। दूसरा हमारा बिंदु है सम्राट प्रतिनिधि सभा के द्वारा कर का मतलब होता है टैक्स, जो जनता पर लगाए जाते हैं, तय करते हैं। यानी फ्रांसीसी सम्राट को अगर टैक्स में बढ़ोतरी करनी है, वृद्धि करनी है और टैक्स में संशोधन करना है, तो वह अपनी इच्छा से नहीं करता है। उसे प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलानी पड़ती है और उसमें यह तय किया जाता है कि जनता के ऊपर कितना टैक्स लगाया जाएगा, कितना कर लगाया जाएगा। ठीक है ना। 5 मई 1789 को सभा यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रथम व द्वितीय एस्टेट के 300 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। यानी जब फ्रांसीसी सम्राट के द्वारा 5 मई 1789 को प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई जाती है, तो बैठक में आप देखेंगे कि प्रथम एस्टेट के 300 और द्वितीय एस्टेट के 300 सदस्य वहां पर उपस्थित होते हैं। यहां पे दोबारा आपको बता देता हूं, प्रथम एस्टेट का मतलब यानी समाज का प्रथम स्तर, सबसे उच्च स्तर, जिसमें पादरी वर्ग के लोग आते हैं, जो चर्च में होते हैं, उनके 300 प्रतिनिधि इस सभा में मौजूद होते हैं। और द्वितीय एस्टेट यानी समाज का द्वितीय स्तर, जिसमें कुलीन वर्ग यानी आर्थिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति जो होते हैं, धनवान व्यक्ति होते हैं, उनके भी 300 प्रतिनिधि इस सभा में मौजूद होते हैं, जो इस सभा में आमने सामने बैठते हैं। उसके बाद में आता है तृतीय एस्टेट के 600 प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेते हैं। ठीक है ना। तो तृतीय एस्टेट जो होता है, वो समाज का, फ्रांसीसी समाज का निचला स्तर होता है, जिसमें व्यापारी, व्यवसायी और वकील जैसे पेशेवर लोग भी होते हैं, जो शिक्षित और समृद्धशाली होते हैं। लेकिन इसमें किसान और मजदूर भी होते हैं, कारीगर भी होते हैं, जो गरीब वर्ग के होते हैं। ठीक है ना। इन सभी तृतीय स्तर के लोगों का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने के लिए 600 प्रतिनिधि इस प्रतिनिधि सभा में भाग लेते हैं। ये 600 प्रतिनिधि इन 300 प्रतिनिधियों के पीछे खड़े होते हैं। ये 300 प्रतिनिधि जो होते हैं, वो प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट के होते हैं। ये बैठे होते हैं आमने सामने, वो इनके पीछे खड़े होते हैं। और वहां पर सम्राट इस प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष होता है और वहां पर इसकी बैठक होती है और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। जब यह बैठक होती है, तो इस बैठक के अंदर टैक्स के बारे में, कर के बारे में निर्णय लिया जाना होता है। ठीक है ना। आगे का बिंदु देखेंगे। एस्टेट जनरल की बैठक में वर्साय के आलीशान भवन में होती है। वर्साय का जो शहर है, वहां पर जो महल है, ठीक है ना, राजा का जो महल होता है, उसे कहते हैं वर्साय का महल। उस महल के आलीशान भवन में यह प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है, जिसको कहते हैं एस्टेट जनरल की बैठक। और प्रत्येक वर्ग को वहां पर एक मत यानी
जो प्रथम स्टेट से आया है वहां से एक मत, और जो द्वितीय स्टेट से आया है वहां से एक मत, और तृतीय स्टेट से आया है वहां से एक एक मत देने का वहां के प्रतिनिधियों को अधिकार होता है। ठीक है ना, ये इसका नियम होता है। फिर ये आगे कहता है कि तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि जो वहां पर होते हैं, कितने होते हैं, 600 प्रतिनिधि, वो सभा में कहते हैं कि प्रत्येक सदस्य के द्वारा मत के पक्ष में, ठीक है ना, यानी वो कहते हैं कि प्रत्येक सदस्य के द्वारा वहां पर मत दिया जाना चाहिए। यानी प्रतिनिधि सभा के अंदर जितने भी सदस्य मौजूद हैं सभी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से मत देने का अधिकार होना चाहिए, जिसे सम्राट अस्वीकार करता है, जिसके कारण से ये जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं तृतीय स्टेट के, वो नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें प्रत्येक सदस्य को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, मत देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन सम्राट इसे स्वीकार नहीं करता है और ये नाराज होकर उस भवन से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद ये सम्राट के आदेश का विरोध करते हैं और एक लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की बात करते हैं। अब हम आगे देखेंगे, ज्यां जाक रूसो, ये हमारे दार्शनिक हैं, विद्वान हैं, ये अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहते हैं कि लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार पर शासन होना चाहिए, और इसी लोकतांत्रिक सिद्धांत को ये तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि इसे स्वीकार करते हैं, और उसके बाद में ये सारे प्रतिनिधि आगे जाकर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना के लिए विरोध प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेट जनरल। अब इसी चीज को हम आगे समझने का प्रयास करेंगे कि तृतीय स्टेट के द्वारा सम्राट का विरोध। ये जो तृतीय स्टेट होता है वो सभा से बाहर चला जाता है, फिर उसके बाद इनका विरोध प्रदर्शन शुरू होता है। तो तृतीय स्टेट के द्वारा जब सम्राट का विरोध होता है तो ये 20 जून को तृतीय स्टेट के लोग, यानी जो समय होता है 20 जून को तृतीय स्टेट के लोग वर्साय इंडो टेनिस, यानी वर्साय का जो महल होता है उसमें जो इंडो टेनिस का कोर्ट होता है, ठीक है ना, इंडो टेनिस के कोर्ट में वहां पर उस स्थान पर जमा हो जाते हैं, और इन लोगों की भीड़ के द्वारा स्वयं को असेंबली घोषित किया जाता है। असेंबली यानी जैसे हमारी संसद होती है वैसे ही अपने आप को असेंबली घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करेंगे और लोकतांत्रिक कानून का निर्माण करेंगे। ठीक है ना, तो ये आम जनता के द्वारा स्वयं को असेंबली घोषित कर दिया जाता है, वो सम्राट का विरोध किया जाता है। संविधान निर्माण की शपथ भी ली जाती है। यहाँ पे संविधान निर्माण की शपथ का मतलब है कि जब ये तृतीय स्टेट के लोग स्वयं को असेंबली घोषित करते हैं तो ये शपथ लेते हैं कि जब तक लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, जिसमें सम्राट की शक्तियां समाप्त नहीं हो जाती और जनता को अधिकार नहीं मिल जाते, जब तक ऐसे संविधान का निर्माण नहीं होगा तब तक हम ये असेंबली को चलाएंगे और सम्राट का विरोध करेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार आम जनता के द्वारा ये शपथ भी ली जाती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पे मिराबियो नाम का एक व्यक्ति होता है जो जनता का नेतृत्व करता है, आम जनता का नेतृत्व करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो मिराबियो होता है, ये मिराबियो, इसका जन्म एक कुलीन परिवार में होता है, यानी धनवान परिवार में इसका जन्म होता है जो द्वितीय स्टेट में आता है, और ये कुलीन परिवार से होने के बावजूद भी ये आम जनता का नेतृत्व करता है। ठीक है ना, विशेषाधिकारों का अंत का समर्थन करता है। ये कहता है कि जो कुलीन वर्ग को और पादरी वर्ग को, जो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग हैं जिनको जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त है कि उन्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो आम जनता से टैक्स ले सकते हैं, ऐसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। ऐसे विशेषाधिकारों के अंत का समर्थन करता है कि ये विशेषाधिकार समाप्त होने चाहिए और सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। तो इसका समर्थन कौन करता है? मिराबियो। और इनके द्वारा पुस्तक भी लिखी जाती है, पत्रिका भी लिखी जाती है, जिसको जनता में एक प्रकार से जागरूकता पैदा होती है और ये जनता के विचारों का नेतृत्व करते हैं, जनता को जागरूक करने का कार्य करते हैं। एक प्रकार से ये आम जनता के नेता होते हैं। दूसरे हैं आदेशीय। आदेशीय भी मिराबियो की तरह जनता का नेतृत्व करते हैं। एक पादरी वर्ग से ये आते हैं, यानी आदेशीय एक पादरी होते हैं और पादरी होने के बावजूद भी ये आम जनता का समर्थन करते हैं, उनके अधिकारों का समर्थन करते हैं। ये अपनी प्रचार पुस्तिका का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है
तीसरा एस्टेट क्या है, यानी तृतीय एस्टेट क्या है, यानी इस समाज के लोग क्या हैं और उनके क्या अधिकार होने चाहिए, ये अपने इस एक प्रकार की प्रचार पुस्तिका का निर्माण करके उसमें अपने विचारों का ये वर्णन करते हैं। और इस मतलब प्रचार पुस्तिका का नाम होता है तीसरा एस्टेट क्या है। यह आरबीसीए के द्वारा निर्मित की जाती है और इसका भी जनता के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है और जनता के द्वारा इसे जोर जोर से सबके सामने पढ़ा जाता है और लोगों में जागरूकता पैदा होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अंतिम बिंदु है कि बास्तिल हमला, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि बास्तिल के किले के ऊपर जब सारी जनता नाराज होती है सम्राट के निर्णयों से, सम्राट के शासन से, तो सारी जनता जो है स्वयं को असेंबली घोषित कर देती है और असेंबली घोषित करने के बाद में शपथ लेती है कि जब तक लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण नहीं होगा हम स्वयं को असेंबली मानेंगे और अपने कानून स्वयं बनाएंगे और अपने अधिकारों को प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। तो जब जनता गुस्से में होती है तो बास्तिल के किले के ऊपर हमला करती है और वहां पर जो लोग होते हैं उनको वहां से छुड़ाया जाता है और वहां पे जो सेना का कमांडर होता है वो मारा जाता है। इस प्रकार लोग अपना जो गुस्सा होता है वो इस बास्तिल के किले पर जो है वो वहां पर न्योछावर करते हैं और बास्तिल के किलों को ध्वस्त कर देते हैं। देहाती किसान जो होते हैं, जो गरीब किसान होते हैं, वो भी अपने अपने क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, जिसके कारण से धीरे धीरे पूरे फ्रांसीसी समाज और पेरिस के अंदर विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से एक प्रकार से लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की शुरुआत हो जाती है। और यहाँ पर जो इनकी पाव रोटी होती है, जो गरीबों की जो पाव रोटी होती है, उसकी कीमत में भी वृद्धि हो जाती है, तो उसका भी ये जो गरीब लोग होते हैं, देहाती लोग होते हैं, उसका विरोध करते हैं। 4 अगस्त 1789 को सामंती व्यवस्था का अंत, यानी ये जो समय है 4 अगस्त 1789, इस समय को हम कहते हैं सामंती व्यवस्था का अंत, यानी सामंती व्यवस्था समाप्त हो जाती है और एक प्रकार से लोकतांत्रिक राजतंत्र के शासन की स्थापना की शुरुआत हो जाती है। ठीक है ना। लोकतांत्रिक राजतंत्र शासन की स्थापना 4 अगस्त 1789 के बाद से शुरू हो जाती है। ठीक है ना। इस प्रकार से जब लोकतांत्रिक शासन की स्थापना होती है तो इस लोकतांत्रिक जो ये सरकार होती है, जो आम जनता की सरकार होती है, जो अपने आप को असेंबली घोषित करती है, ये जनता जो होती है इनकी सरकार को 20 अरब लिब्रे का एक प्रकार से धन भी प्राप्त होता है, क्योंकि ये बहुत सारी जो सरकारी संपत्तियां होती हैं उस पर कब्जा कर लेते हैं, या बहुत सारी सरकारी जो संपत्तियां होती हैं ये स्वयं कानून बनाकर उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार से 20 अरब लिब्रे की संपत्ति इनके पास में आ जाती है और इस प्रकार एक लोकतांत्रिक राजतंत्र शासन की स्थापना की नींव रखी जाती है। ठीक है ना। तो ये था हमारी आज की कक्षा का विवरण। इसके आगे का विवरण हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।